हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण शोरान आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ केस बेस्ड स्टडीज़। ये क्लास 10th का बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट है और ये केस बेस्ड स्टडीज़ हम कुछ इस तरीके से स्टडी करेंगे कि आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। एज ए जर्नल के रूप में भी आप देख रहे हैं तो भी आप इस केस बेस्ड स्टडीज़ के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन अपने सब्जेक्ट की गेन कर पाएंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहली जो केस बेस्ड स्टडीज है, दैट इज रिलेटेड टू द किडनीज। जो किडनी हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर, ओके, दे आर द किडनीज और इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और जैसे ही आपके सामने केस बेस्ड स्टडी आ जाता है तो कुछ शब्द देख के आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये केस बेस्ड स्टडीज कौन से चैप्टर से ली गई है और इसके ऊपर आस्पेक्ट क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर किडनी है, वो वाइटल ऑर्गन है हमारे सर्वाइवल के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, इंजरी है, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है किडनीज के अंदर, दैट मे रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ द किडनीज। अगर ये सब, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इंजरी हो जाता है, या किसी भी कारण से जो ब्लड फ्लो है वो किडनी की तरफ कम होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप किडनीज की एक्टिविटीज है वो डाउन हो सकती है और जो पॉइजनस वेस्ट है वो हमारे बॉडी के अंदर एक्युमुलेट कर सकते हैं, एंड दैट में इवन लीड टू द डेथ। और उस केस में बहुत सी बार डॉक्टर्स हमें आर्टिफिशियल किडनी के ऊपर सर्वाइव कराते हैं। जब किडनीज का फेल्योर इसको बोला जाता है, जब किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं। और आर्टिफिशियल किडनी कह रहा है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम डायलिसिस के प्रोसेस के द्वारा हमारा जो वेस्ट है उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो देखिए, इस केस में स्टडीज के अंदर ये एक इन्होंने सीन सेट किया है कि यहाँ से रिलेटेड कुछ कुछ जो एग्जामिनर है वो कहाँ पर बात कर रहा है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। कौन सी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर लेके आ रही है? तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, बताइए, व्हाट विल बी दैट वन? कौन सी जो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, दैट विल बी व्हाट? उसका नाम क्या होगा? क्या रहेगा? रीनल आर्टरी। दैट विल बी रीनल आर्टरी। उसके बाद करें, नेम द क्लस्टर द थिन वॉल्ड ब्लड कैपरीज प्रेजेंट इन द वोमेन्स कैप्सूल। ये भी एक नंबर पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? ग्लोमेरुलस। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, नेम द ऑर्गन विच स्टोर्स यूरिन इन दिस ऑर्गन अंडर, इज दिस ऑर्गन अंडर हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल। भाई कह रहा है कि जो यूरिन है वो कहाँ स्टोर होता है? कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ये जो ऑर्गन है वो किसके कंट्रोल में रहता है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरल जो कनेक्शन है, नर्वस जो सिस्टम है उसके अंडर में रहता है, ना कि हार्मोनल कंट्रोल। वो कौन से दो मेजर स्टेप्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है, जो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, एंड दे आर इम्पोर्टेंट, एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस इन ब्रीफ। और उनके फंक्शंस भी हमें ब्रीफ में बताने हैं। इस क्वेश्चन को हम अभी एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन कम्स, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज सिलेक्टिव रीअब, किस नेफ्रॉन के किस हिस्से के अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस बात को डिफाइन करते हैं कि कितना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पर इसके अंदर एक तो स्टेप यहीं पे इसने बता दिया है, रीअब्जॉर्प्शन का स्टेप, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ओके, ये वाला स्टेप इसके अंदर रहेगा और ये किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है वो भी हमें बताना है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं। हम्म, ये है किडनी हमारे यहाँ पर दिखाई गई हैं। दो किडनीज यहाँ पर रहती हैं हर एक ह्यूमन बीइंग्स के पास। ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि स्टोर करता है यूरिन को। द यूरेटर्स जो कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम कर रही है। एंड दैट इज द यूरेथ्रा
जिस ऑर्गन के द्वारा स्टोर्ड जो यूरिन है उसको हम बाहर डिलीवर करते हैं, दैट इज द थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्सचरेशन। अब देखिए बच्चों, इस केस बेस्ड स्टडी के माध्यम से आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझे। पहले तो नेफ्रॉन के पास एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोमेंस कैप्सूल कह रहे हैं, और इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसको क्या बोला गया है, ग्लोमेरुलस। ये एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, हर एक नेफ्रॉन के पास, अगर हम किडनी के पास करें तो ये जो ऊपर दिखाया गया है आपका डिसेंडिंग एयोटा के माध्यम से, यहाँ पर जो रीनल आर्टरी है दैट इज रेड कलर जिसमें दिखाया गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी की तरफ लाने का काम कर रही है रीनल आर्टरी। तो हम डिस्कस कर रहे थे इन किडनीज के अंदर जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट हैं जिनको हम नेफ्रॉन कह रहे हैं उनको स्टडी कर रहे थे। हर एक जो नेफ्रॉन की इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमें, और इसके अंदर ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला बोमेंस कैप्सूल, इसमें से फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर जो पार्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, और नेफ्रॉन के अगर इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट आता है नेफ्रॉन का जिसको हम कह रहे हैं लूप ऑफ हेनले, क्या बोला जाता है उसको, लूप ऑफ हेनले। देन कम्स दिस असेंडिंग पार्ट, और इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हो गए, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हर एक जो नेफ्रॉन है वो ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनका जो ओपनिंग है ये दिखाया गया है हर एक नेफ्रॉन की ओपनिंग को, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आके ये ओपन अप हो जाते हैं सभी नेफ्रॉन। आगे देखिए, अगर इसके अंदर हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, जो कि पहले क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया, विच ऑल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप इसके अंदर शामिल रहते हैं। तो देखिए बच्चे, इसके अंदर सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। कौन सा आता है बच्चों, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन सेकंड इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन। कौन कौन से आ गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड देन कम्स द ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करें, ये जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है पहले आपके सामने स्ट्रेट था, यहाँ पर वेरियस फंक्शंस को समझाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये बनाया गया है। तो जब हमारा यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी, और उसके अंदर से जब बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर से वो पास ऑन होता है, तो उसमें से जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हमने बोला बच्चों फिल्ट्रेट। अब देखो यहाँ पर कलर कोडिंग के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश किया है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पर पीसीटी के अंदर कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं बच्चों, देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है ये दिखा रहा है कि यहाँ से चीजें बाहर निकल रही हैं, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो होता है यहाँ पर। उसके अलावा सीक्रेशन ऑल्सो, मीन्स कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि इस पीसीटी पार्ट के अंदर और डाले जाएंगे फ्रॉम द ब्लड पार्ट और सराउंडिंग टिश्यू पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है। ड्यूरिंग दिस फिल्ट्रेट पैसेज टिल द कलेक्टिंग डक्ट, फिल्ट्रेट जब बोमेंस कैप्सूल से के पास जो ग्लोमेरुलस है वहां से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है, तब जाके ये यूरिन बनता है। स्टार्टिंग में इसको यहीं पे यूरिन नहीं बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड यूरिन वंस इट रीचेज कलेक्टिंग डक्ट, जब ये कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंचेगा। इनिशियली हम इसको फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो पहला स्टेप है
दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उस टाइप के होने के बाद हमें फिल्ट्रेट मिल गया। उस फिल्ट्रेट में से कुछ यूजफुल चीजें जो हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, कुछ आयंस हैं, दे विल बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, वो वापस बॉडी के अंदर ले लिए जाते हैं ताकि वेस्टेज ना हो इन यूजफुल सब्सटेंसेस का। तो उसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मींस नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट में से जब फिल्ट्रेट पास ऑन हो रहा है तो उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो वापस बॉडी के द्वारा निकाल लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें ट्यूबुलर सीक्रेशन की, मींस ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ड्यूरिंग इस पैसेज के टाइम के ऊपर वो वापस वो इनफैक्ट इस नेफ्रॉन की जो डिफरेंट पार्ट हैं उनके अंदर एड ऑन किए जा रहे हैं, वो पार्ट कहलाएगा आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ आप, सो दैट आप इस डायग्राम को समझ पाएं। आपको एग्जाम में वो पीछे वाला जो सिंपल डायग्राम वो बनाने की ज़रूरत है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। उसी डायग्राम को बनाएं आप। ये हाँ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले के अंदर हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट देखेंगे लूप ऑफ हेनले के अंदर हो रहा है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन दिखाया गया है, यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, and then in the last part also that the reabsorption is happening out. Okay, ये डायरेक्शन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट आया है उसकी डायरेक्शन दिखाई गई है कि वो किस तरीके से मूव ऑन होता है। तो होप अब आपको इस ये जो केस बेस्ड स्टडी है इसके आपको आंसर मिल गए हैं कि भाई जो हमारे तीनों क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर एड्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अगली जो केस बेस्ड स्टडी है हमारी, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये जो केस बेस्ड स्टडीज है इसके अंदर, इस केस बेस्ड स्टडी के अंदर किससे रिलेटेड बताया गया है, दैट इज रिलेटेड टू द ग्रीन प्लांट्स। ओके, और ग्रीन प्लांट्स का भी वो प्रोसेस जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये किसका यूज करते हैं, ये सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है, और सनलाइट का यूज करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सनलाइट H2 एंड CO2 उसका यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स इन ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कैरी आउट करते हैं यूजिंग लाइट एनर्जी ऑफ द सन। फर्स्ट फेज है रिएक्शन का जो कि डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको हम उस स्टेप को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा फेज है जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, वो इस लाइट फेज के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों। जब लाइट फेज के अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा एनर्जी मॉलिक्यूल्स का, ATP और NADPH बन जाएंगे, उसके बाद उनका यूजेज कहाँ पर होगा, डार्क रिएक्शन के अंदर उनका यूज होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट फेज, लाइट फेज के टाइम पर क्या बनता है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ATP एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADPH इनका फॉर्मेशन होता है। हाउ मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, ये जो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड C6H12O6, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो प्लांट है जिसको हम आइडियल कंडीशन दे रहे हैं, आइडियल कंडीशन के अंदर उसको उगाया जाए और उस प्लांट को हम CO2 नॉर्मल ना देके कार्बन लेबल्ड C14 लेबल्ड अगर CO2 दे रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है, when the product of process are analyzed what would be the nature of products, मतलब आपको ये बताना है कि भैया जब हम
CO2 के अंदर जो कार्बन है उसको लेबल कर दें, C14 लेबल कर दिया जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर ये जो कार्बन है ये कहाँ पर जाएगी, और ये लेबल्ड कार्बन है, इसका इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को पूछने का उसका तात्पर्य ये है कि भाई आप क्या कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से समझ पा रहे हैं या नहीं। वेट, यस, ठीक है। और इस डायग्राम्स के माध्यम से वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द एक्यूरेट फंक्शंस की एक्स वाई जेड, इनके कॉरस्पॉन्डिंग के एक्यूरेट फंक्शंस क्या हैं। देखिए पहले इसको समझिए और फिर हम इन फंक्शंस पे भी आते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया बच्चों, जिसको हम बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन। ये इसने बताया भी है आपको, जब सनलाइट पौधे के ऊपर गिर रही है और उसके परिणाम स्वरूप वाटर का यूज करते हुए लाइट रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस होगा और फोटोलाइसिस के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का रिलीज होगा। ठीक है, और ये जो ATP और NADPH हैं ये फॉर्म होंगे, ये बनेंगे। तो लाइट रिएक्शन के टाइम पर क्या क्या फंक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन के टाइम पर जो फंक्शन हो रहा है वो क्या क्या है, वो देखिए। इसके टाइम पर जो फंक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रिएक्शन, जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एनर्जी करेंसी बन रही है, जो पूछा गया है पहले के अंदर कि भी लाइट रिएक्शन के अंदर आपके क्या बन रहा है, तो ATP एंड NADPH बन रहे हैं। अगर वो ये पूछता है कि भाई कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आप ये बता सकते हो, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता था आपसे। ठीक है, और दूसरा जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर आपका CO2 प्लस ये जो पहले स्टेप के अंदर बनी एनर्जी करेंसी, इनका यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर लिपिड ड्रॉपलेट्स दिखाए गए हैं, एक ऑल ओवर पिक्चर दिखाई गई है क्लोरोप्लास्ट की, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या भाग हैं वो पूछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी लेबलिंग कीजिए आप, ये क्या क्या पार्ट हैं। तो यहाँ पर जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है, क्योंकि उसके पास खुद का जो DNA है वो यहाँ पर रहता है, DNA रिंग होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद के राइबोसोम्स रहते हैं। ओके, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लेमिला बोलते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक लाइक जो स्ट्रक्चर के अंदर हैं इनको हम ग्रेना बोलते हैं। एंड दीज आर द थाइलो these are the thylakoids which have been tagged together on each other। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट का ऑल ओवर पिक्चर है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, दीज आर द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये क्या हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, जो कि इस फूड को स्टोर करने का काम, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। देखिए ये यहाँ पर अगर हम बात करें, इस तरीके से जो O2 है वो रिलीज हो रहा है, O2 का जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है सनलाइट के परिणाम स्वरूप। ये जो सनलाइट इसके ऊपर गिरी और वाटर का ब्रेकडाउन हुआ उसकी वजह से हो रहा है, ATP और NADPH बन रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला स्टेप था, अगर आप CO2 को लेबल कर रहे हैं, इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन जो था CO2 को लेबल कर रहे हैं, ये जो CO2 है इसको लेबल कर रहे हैं जो कि स्ट्रोमा के अंदर है, अगर आप इसका लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल कर दिया, तो ये आपका इसके अंदर जाएगा, फिक्सेशन होने के बाद ये जाएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर, क्योंकि CO2 प्लस ये जो हाइड्रोजन के अंदर जो H पॉजिटिव का ग्रेडियंट होने के बाद
H जो आएगा उससे मिलके C6H12 एंड O6 का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली ये जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट को बनाने में कंज्यूम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लेबलिंग हमने किया वो हमें लेबलिंग ग्लूकोज के अंदर दिखाई देगा, जो स्टार्च के अंदर दिखाएगा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के अंदर यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट होगी, जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी विदाउट कार्बन, दैट विल नॉट बी लेबल्ड वन। ठीक है, क्योंकि ये वाटर से आ रही है जिसको हमने लेबल नहीं किया है। सो ऑक्सीजन विल बी नॉर्मल वन, ओनली ग्लूकोज विल बी लेबल्ड, दैट इज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट विल बी लेबल्ड। अगर हम बात करें इसके अंदर जो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं जो कि यहाँ पर दिखाया गया था, पहले पूछा गया था, तो एक्स उसको लाइट रिएक्शन को दिखा रहा है, और वाई जो लास्ट में जहाँ पर उसने प्रोसेसेस पूछे थे, लास्ट जो डायग्राम, लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर उसने आपसे क्या पूछे हैं, एक्यूरेट फंक्शंस कोरस्पॉन्डिंग, कि भाई एक्स वाई जेड के अंदर, यहाँ एक्स के अंदर क्या होता है, वाई के अंदर क्या होता है, और जेड के इसके परिणाम स्वरूप जेड क्या दर्शा रहा है। तो एक्स क्या दर्शा रहा है, लाइट रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर, जो कि पहले इस डायग्राम में भी हम देख चुके हैं। वाई के अंदर क्या हो रहा है आपका, ये साइट है डार्क रिएक्शंस का, यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन हो रहा है। और जो जेड दिखा रहा है वो क्या है, बेसिकली स्टोरेज जहाँ पर किया जा रहा है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो रहा है।